हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर हम लोग इंडक्टेंस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले चुके थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फैराडे लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसको फैराडे लॉ को भी मैं मशीन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है। फैराडे ने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू time rate of change of the magnitude of induced EMF is proportional to the time rate of change of flux linkage। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो अंडरलाइन क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड। अब फैराडे ने सबसे पहले मैग्नीट्यूड की ही बात करी थी, फिर लेंज भाई साहब आए और इस मैग्नीट्यूड में इन लोगों ने क्या किया, एक माइनस साइन लगा दिया है ना। तो उस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस वगैरह सब हम लोग मशीन के इसमें पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोले या फिर वोल्टेज बोले, बात अभी एक ही है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, है ना। तो ये जो भी अंडरलाइन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज की बात हो रही है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, और फिर ये माइनस साइन वगैरह लगा। देखिए ओरिजिनली हम ये अगर इसको मैथमेटिकली देखें हम नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो हम लोग माइनस साइन वगैरह सब इंट्रोड्यूस करेंगे। लेंज भाई साहब आए थे और मैथमेटिकली इनको करेक्ट किया था फैराडे को, और माइनस साइन लगाया था, मैथमेटिकली करेक्ट किया था, है ना। उनका एक्सपेरिमेंट सही था, बस मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक था, मतलब वीक बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा सा उनकी एक्सप्रेशन उसको सुधारा था, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये जो माइनस साइन लेंज ने दिया था, तो वो अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोगों ने एन डी फाई बाय डी टी ऐसा समझ सकते हैं। अदरवाइज तो फ्लक्स लिंकेज का मतलब असल में देखे जाए तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डी साई बाय डी टी, है ना। और साई क्या होता है, एन फाई होता है। तो उस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं, बट अभी हमें नेटवर्क के लिहाज से कुछ फॉर्मूले चाहिए, तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से डायरेक्ट थोड़ा सा ओरिजिनल फॉर्मूले को मोड़ के V इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी लिख दिया। ना माइनस साइन की बात कर रहे हैं, ना ही हम लोग एन, मतलब हम लोगों ने सोचा कि प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एन के नाम से। ठीक है, तो V इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो मैथमेटिकली ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बन गया वोल्टेज का। अब इस वोल्टेज के फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग हमारे नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो V इक्वल टू क्या, एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई क्या होता है, अभी हमने देखा कि इंडक्टेंस का जो वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस L इक्वल टू एन फाई बाय आई। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पे n को अंदर की साइड में लेके आ जाऊं थोड़ी देर के लिए, n को मैं क्या कर देता हूं, अंदर की साइड में लेके आ जाऊं, तो ये हमारा n फाई हो जाएगा। ठीक है, और इस n फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, n फाई की जगह पे l इंटू आई लिख सकता हूं, है ना। n फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, l इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि V इक्वल टू डी, और देखो L और I में इंडक्टेंस हमारा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको बाहर ले तो L डी आई बाय डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे रखा हम लोग एन फाई की जगह Li रखा, इंडक्टेंस को बाहर लेके आ गए, क्योंकि इंडक्टेंस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टाइम इनवेरिएंट है। टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो वो टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला इंडक्टेंस के अक्रॉस, किसी भी इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है एल डी आई बाय डी टी। तो V इक्वल टू, तो अब मैं साइन कैसे इंट्रोड्यूस कर दूं, VL, क्योंकि इंडक्टेंस के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल डी आई बाय डी टी। अब सपोज करो मैं इसको टाइम वेरिएंट के फॉर्म में लिखूं थोड़ी देर के लिए, ये तो अभी टाइम इनवेरिएंट था, क्या था अभी हमारा, टाइम के साथ इंडक्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, V ऑफ टी इक्वल टू एल डी आई ऑफ टी बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो इंडक्टेंस है वो क्या है, वो है इंडक्टेंस क्या है, टाइम इनवेरिएंट, TIV, टाइम इनवेरिएंट। ये आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे। टाइम इनवेरिएंट का मतलब है जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो, और टाइम वेरी का मतलब क्या है, टाइम के साथ जो वेरी हो,
है ना। सच्चा दोस्त कौन होता है? जो हर घड़ी, हर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपके साथ खड़ा हो, तो वो कौन होता है? आपका टाइम इनवेरिएंट। टाइम के साथ इसको कोई फर्क नहीं है, आपके साथ है। और जो टाइम के साथ मौकापरस्त लोग होते हैं, सुख दुख अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज टाइम वेरिंग। तो सपोज करो कि अगर ये इंडक्टेंस टाइम वेरिंग होता, टाइम के साथ वेरी होता, तब तो आपके दोनों करंट भी और इंडक्टेंस दोनों के दोनों टाइम के साथ वेरी होते। तो फिर तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाता और उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कैसे करते हम लोग? ऐसे करते, एल ऑफ टी आई ऑफ टी, एक बार इसका कर देते करंट का, प्लस एक बार करंट को बाहर रखते और दूसरी बार इंडक्टेंस का डिफरेंशिएशन कर देते। इस तरीके से होता है, बट गेट में कभी भी इस तरीके से आपको नहीं पूछा जाएगा। ऑलवेज जो इंडक्टेंस रहेगा गेट एग्जामिनेशन में, उसके आपका जो सिलेबस है उसमें इंडक्टेंस को हमेशा टाइम इनवेरिएंट माना है। और ये एग्जाम्पल होगा जब आपका जो इंडक्टेंस है वो टाइम वेरिएंट हो जाए, टाइम के साथ वेरी हो जाए। समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा उठा के इस साइड और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, आपके लिए आसान रहे। ये यहां पे समझ में आया? तो इंडक्टेंस ज्यादातर गेट के क्वेश्चंस जो होंगे, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वोल्टेज अक्रॉस, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अगर देखिए टाइम के साथ वेरी हुआ करंट तो इस तरीके से लिखेंगे, और नॉर्मल फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। मजा आया आपको सारा चीज, है ना? सपोज करो करंट अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? जीरो हो जाता। तो ये वाली चीज भी आगे चल के मैं भी बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जहां पर ये जो करंट है ना इसको कांस्टेंट लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हुआ तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। चलिए अभी उसको बाद में पढ़ेंगे। अब वोल्टेज की बात कर ली, अब हम करंट की बात कर लेते हैं ना। हमने यहाँ पे क्या बात कर ली? वोल्टेज। क्या देख लिया हमने? वोल्टेज के बारे में देख लिया, वोल्टेज। अब हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं। करंट, ठीक है। अब करंट के बारे में लिखना है अगर हमें, तो यहां से बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग अगर देखें तो डी आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/L वी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है। और दोनों साइड में अगर हम लोग क्या कर दें, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दें, तो यहां से 0 से आई ऑफ टी तक ले लें अगर इसको, तो ये आई ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, आई ऑफ टी बन जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन 0 से करंट आई ऑफ टी तक ही ले लें, अगर आई तक ही ले लें तो ये आई ऑफ टी बन गया। और यहां पे बन जाएगा 1/L माइनस इनफाइनाइट से लगाकर किसी टाइम टी तक, है ना। माइनस इनफाइनाइट से लगा के किसी टाइम टी तक, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा v ऑफ टी इंटू डी टी, वी ऑफ टी इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर ले, तो मान लेते हैं करंट को, ये जो स्केल है ना माइनस इनफाइनाइट से टी, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए इधर समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए t इक्वल टू 0 का स्केल है। टाइम यहां से चालू हो रहा है और टाइम 0 से पहले कहीं से इधर माइनस इनफाइनाइट की स्केल बना दी हमने, कहीं दूर, अब वो जरूरी नहीं कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, कहीं दूर, तो वहां से लगाकर किसी टाइम टी तक, ये टाइम टी तक की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कहां से कहां तक बात कर रहे हैं? इस इनफाइनाइट से बहुत दूर, इनफाइनाइट से लगाकर एक 0 आएगा बीच में और फिर किसी टाइम टी तक। तो इसका मतलब है कि जो हमारा समय है, जो काल है, जो समय है हमारा, वो कहां से, रियल टाइम तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग टाइम है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और ये टाइम t इक्वल टू 0 है, इसके पहले वाले टाइम को बोलते हैं भूतकाल, है ना, दैट इज पास्ट, दैट इज अवर पास्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो करंट है हमारा, ये जो लिमिट है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, इसको स्प्लिट करके ऐसा लिखूं कि 1/L माइनस इनफाइनाइट से 0 v ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 0 से लगाकर किसी टाइम t तक v ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां पर 1/L का, है ना, दोनों अलग अलग टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा आपका, जैसे हम लोग चार्ज में करते थे कि नहीं, चार्ज के टाइम पे भी ये किया था हम लोगों ने। तो अब यहां पर देखिए जो आई ऑफ टी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पास्ट वैल्यू और ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आई ऑफ
0। पहले से इंडक्टर में कोई I ऑफ 0 मतलब कि पहले से कोई इंडक्टर में करंट अगर प्रेजेंट है तो उसको लिखने का तरीका, और प्रेजेंट वाला जो करंट है वो 0 से लगाकर t v ऑफ t इंटू dt। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और इसको मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूं, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है करंट का। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या हो गया है, वोल्टेज और करंट दोनों के फॉर्मूले आपको किसी भी इंडक्टर के अंदर पता चल गए हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे, एल डी आई बाई डी टी। और करंट की अगर बात करेंगे तो आई ऑफ टी इक्वल टू आई ऑफ 0। और कई बार देखिए आई ऑफ 0 क्या आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपका क्या है, इनिशियल करंट है। ये कई बार अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट इज इनिशियल करंट। पहले से आपके इंडक्टर में जो करंट है दैट इज इनिशियल वैल्यू, इनिशियली वैल्यू। अब सिग्नल एंड सिस्टम में क्या है ना, एक स्टैटिक और डायनेमिक भी पढ़ेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक, जो चीज पास्ट और प्रेजेंट दोनों पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक बोलते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, है ना, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो ये आप अपने कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, लीनियर, नॉन लीनियर सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपका करंट, ये आई ऑफ 0 की अगर वैल्यू नहीं हो तो सिंपली अगर ये अगर 0 हो जाए तो करंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 1/L 0 से t v ऑफ t इंटू डी टी ही बनेगा, जैसे हम लोगों ने चार्ज और करंट के टाइम पे देखा था। तो चलो, अब इंडक्टर में हमने क्या देख लिया, फैराडे लॉ देख लिया, उसके साथ साथ वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन देख लिए। अब क्या करें, वोल्टेज करंट देख लिया तो अब पावर और एनर्जी की बारी है, तो जल्दी से हम लोग पावर और एनर्जी भी देख लेते हैं। अब अगर बात करें हम लोग पावर और एनर्जी की, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये भी बहुत सिंपल है। पावर का मतलब क्या है, सिंपली P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। ठीक है, और अगर मैं लिखूं पावर को P ऑफ टी, तो वोल्टेज क्या था हमारा, L डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इंटू आई ऑफ टी। ये हो गया आपका पावर। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होता है, W ऑफ टी इक्वल टू WT इक्वल टू P ऑफ टी इंटू डी टी, पी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, है ना, यहां से हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी इसको नहीं इंटीग्रेट करते, W ऑफ टी इक्वल टू, यहां पर P की जगह हम लोग पुट करें L डी आई बाई डी टी इंटू डी टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां से अगर हम लोग डी टी कैंसिल कर दें, तो डी टी कैंसिल कर देंगे तो W ऑफ टी काय में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा L तो बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा I ऑफ टी इंटू डी आई ऑफ टी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, करंट के ही रिस्पेक्ट में। और लिमिट क्या रख दें हम लोग, लिमिट रख दें 0 से लगाकर I, अगर लिमिट रख दें और इसको हम लोग W रख दें सिंपली, तो यहां पर क्या हो जाएगा L, और I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, I ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से I तक का, कैपिटल I तक का, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए कैपिटल I ले लिया मैंने सिंपल बनाने के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ L, है ना, 1/2 को बाहर ले लिया और 0 रखा, I रखा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, हाफ LI स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, हाफ LI स्क्वायर। क्या कहलाएगी, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखूं, इसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखूं, जैसे मैंने डायरेक्टली या W ऑफ टी से ये लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हाफ LI स्क्वायर मुझे शो करना था। अगर मैं इसको प्रॉपरली इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं तो W ऑफ टी इक्वल टू हाफ L I ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो आप ये देखिए यहां पर कि यहां पर एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट की एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उस इंस्टेंट पे करंट क्या है, उस इंस्टेंट का करंट क्या है, उस बात पर ये पूरी की पूरी एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे, एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एनर्जी स्टोर्ड इन
inductor at any instant of time is depend upon the current flowing in the inductor at that instant। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी एनर्जी किसी भी इंस्टेंट की, अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उस इंस्टेंट के टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना नॉट टाइम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस इंडक्टर के अंदर उस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी स्टोर किया है। ठीक है, तो ये आपको आगे चल के जब मैं पावर और एनर्जी और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये फॉर्मूले सारे के सारे काम आएंगे। तो W इक्वल टू हाफ LI² किस तरीके से फॉर्मूला आता है मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब और एक दो प्रॉपर्टीज है जो नोट पॉइंट है जो कि आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इंडक्टर से रिलेटेड है, बट मैं यहां पे आपको डिस्कस करा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सपोज करिए आपको पता है कि किसी भी स्टेट का एक ट्रांजिएंट होता है कि स्टडी स्टेट होता है ना। ट्रांजिएंट का मतलब है, सपोज करो आपको आपके किसी दोस्त ने या आपने किसी टाइम पे थप्पड़ खाया हो, माता पिता से तो खाया ही होगा। सपोज करो आप पिताजी ने एक जोर से थप्पड़ मारा आपको, और थप्पड़ मारते से ही तो वो जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना, रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, और फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद मम्मी आती है आपकी और देखती है गाल पे पूरा का पूरा लाफे का क्या हो गया, सिग्नेचर बन गया है, तो मल्लम पट्टी लगाती है। तो दैट इज स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में देखा हमने कि वो पूरा का पूरा छप गया, बट ट्रांजिएंट में जब आपको थप्पड़ पड़ रहा था उस थोड़े फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए कोई छपा था क्या आपको, आपके गाल पर वो इंप्रेशन थप्पड़ का आपके पिताजी का वो छपा था क्या, नहीं छपा था। तो वो क्या रहा आपका ट्रांजिएंट स्टेट, बहुत ही सडन। ट्रांजिएंट का मतलब है कि बहुत कम टाइम में ज्यादा चेंज हो जाए, या बोल सकते ज्यादा भी नहीं हो, बहुत कम टाइम में चेंज हो जाए, वो क्या होता है ट्रांजिएंट। अभी के लिए इतना ही समझिए, बाकी जब हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। और स्टडी स्टेट कि थोड़े से टाइम के बाद, बहुत थोड़े से टाइम के बाद। तो ये जो ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट आप बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे, और नेटवर्क में इनफ पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पढ़ोगे। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर देखें, अगर किसी इंडक्टर का ट्रांजिएंट बिहेवियर देखें, और अभी हम लोग सप्लाई कौन सी देख रहे हैं, सिर्फ डीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिएंट है ये किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा डीसी का चल रहा है अभी। जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तब वहां पर एसी एनालिसिस में भी इंडक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा इंडक्टर, ये सेम रेजिस्टेंस इंडक्टर, ये सब वापस हम लोग एसी के लिए पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ डीसी के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर नोट नंबर 1 में लिखा है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एक्सेप्ट इंपल्स। तो ये वाली जो बात है ना, ये एक्सेप्ट इंपल्स, ये आज ही नहीं समझाऊंगा, जब ट्रांजिएंट एनालिसिस पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। तो अभी एक्सेप्ट इंपल्स वाला जो डाउट है आपको, ये डाउट रहने दीजिए, जब आप ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अभी ये देखिए कि इंडक्टर क्या करता है, डज नॉट अलाउ दिस सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, बट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ करता है। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को कैसे समझाता हूं मैं, कोशिश करता हूं शॉर्टेस्ट तरीके से आपको समझा दूं, है ना। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट यहां पर हम लोग देखें, सपोज करो एक इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर बना दिया हमने। ठीक है, एक इंडक्टर बना दिया, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक डीसी वोल्ट सप्लाई, कौन से, अभी डीसी की बात कर रहे हैं, एसी अभी पिक्चर में नहीं आया है, एसी एनालिसिस अलग से मैं पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। ये डीसी, और ये हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया, और ये इंडक्टर, और यहां पर इस इंडक्टर में जाएगा एक करंट जाएगा और एक वोल्टेज, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और यहां पे जाने वाला करंट आई, इंडक्टर के अक्रॉस करंट आई। अब सपोज करो 2 मिनट के लिए देखना, है ना, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो कॉपी करके यहाँ पे, चलो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोलता हूं कि ये t = 0 पे क्या होगा, क्लोज होगा। t = 0 पे क्या रहेगा, ये स्विच क्लोज होगा। अब आप देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, t = 0 पे क्लोज हो रहा है, तो आप ये स्केल देखिए, टाइम की स्केल देखिए थी t = 0, तो आपको यहां पर 2 चीजें पता चलेगी, 2 चीजें और बताऊंगा मैं कि t = 0 माइनस होता है एक, और एक होता है टाइम t = 0 प्लस,
है ना। 0 माइनस 0 प्लस ऐसा समझिए कि जो पिताजी आपके थप्पड़ मार रहे थे ना, तो थप्पड़ मारने के जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, थोड़ा सा पहले, और जस्ट थप्पड़ पड़ गया उसके थोड़े से बाद, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, इस क्लोज होने के थोड़े से पहले और जस्ट क्लोज हुआ उस टाइम को हम बोलते हैं जस्ट क्लोजिंग पे t इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट बिफोर क्लोजिंग t इक्वल टू 0 माइनस, है ना। अब ये समझिए, तो हम लोग यहां पे ये जो स्विचिंग एक्शन हो रहा है, इसके स्विच क्लोज होने के पहले और क्लोज होने के जस्ट बाद की कहानी बात कर रहे हैं। तो ये t इक्वल टू जो टाइम आपका जो t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, उसके पहले वाला जो टाइम है t इक्वल टू 0 माइनस, और जस्ट बाद वाला t इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि t इक्वल टू 0 माइनस पे तो स्विच क्या था आपका, ओपन था, है ना। स्विच क्या था आपका, ओपन था। थोड़ी देर के लिए मैं t इक्वल टू 0 माइनस का स्टेट बनाता हूं। t इक्वल टू 0 माइनस का स्टेट बनाया मैंने, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये वोल्टेज भी, स्विच आपका क्या था, ओपन था, है ना। स्विच ओपन था, थप्पड़ नहीं पड़ा है अभी, है ना, थप्पड़ नहीं पड़ा है अभी आपका। चलिए, तो ये इंडक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। देखिए, जिसको समझ में नहीं भी आया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं वापस से डिटेल वर्जन में ट्रांजिट एनालिसिस में समझाऊंगा, है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे ओपन है, ओपन है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा क्या इस इंडक्टर में, नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट आपका 0 माइनस पे कितना है, 0 है। करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ओपन सर्किट पाथ, ओपन हो गया पाथ। तो अगर करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं। तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे बात करता हूं। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे बात करूंगा तो देखिएगा, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज डीसी नेचर है, अभी एसी नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो जस्ट क्लोज हो गया, जस्ट क्लोज, जहां पे क्लोज हो गया, तो ये जो इंडक्टर है ना, ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट का जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे सपना आ गया क्या, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। सपना नहीं आया, पूरा एनालिसिस हम लोग करके देखेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस पूरा डेरिवेशन करेंगे, वहां से पता लगाएंगे। बट अभी के लिए आप एक स्टेटमेंट याद रखिए कि क्या किया, इंडक्टर डज नॉट अलाउ दिस सडन चेंज ऑफ करंट। ये क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, सडन चेंज, सडन चेंज, सडन चेंज, है ना। सडन चेंज ऐसा समझिए कि आपको थप्पड़ पड़ने से पहले गाल जो था आपका वो एकदम चमचमाता हुआ था, और जस्ट थप्पड़ पड़ा है उस टाइम, उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड पे भी देखे तो चमचमाता ही था। वो जो इंप्रेशन बना ना, उंगलियां जो छपी, वो थोड़ी देर बाद छपी। गाल क्या था, प्लेन ही था। अभी कलर पे मत जाइए, नहीं तो आप बोलोगे सर कलर तो लाल हो गया गाल का, है ना। उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल जैसा ट्रीट करिए। अभी समझिए कि थप्पड़ जो नहीं पड़ा था उसके पहले भी प्लेन था सरफेस, और थप्पड़ जब पड़ गया, जस्ट थप्पड़ पड़ा, अचानक तो उभर के नहीं आ जाएंगे ना फिंगर्स, थोड़ी देर बाद आएंगे ना। तो तब भी क्या था आपका, वहां पर प्लेन ही था। मतलब आपका करंट जो है, जस्ट स्विच क्लोज होने के पहले जो करंट था और जस्ट स्विच क्लोज हुआ है, उस पे करंट वही का वही रहेगा, वही का वही करंट रहेगा। मतलब चेंज, करंट का कुछ भी चेंज, ये जो सडन जो स्विच हो रहा है, तो करंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब करंट जो पहले था अभी भी वही है। अब करंट अभी भी वही है, इसका मतलब करंट क्या है, 0 है। करंट 0 एम्पेयर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हुआ होगा, तभी तो 0 बोलेंगे। तो हमने बोल दिया कि इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा। बट वोल्टेज देखो यहां 0 था, बट यहां पर अगर मैं वोल्टेज निकालूं, VL 0 प्लस निकालूं, तो KVL घूम जाऊंगा, तो यही वोल्टेज हमारा आ जाएगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा अभी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। सडन चेंज हो रहा है, ये क्या हुआ, सडन चेंज हुआ, बट करंट क्या है, सेम है, बट वोल्टेज डिफरेंट है। इसका मतलब इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, बट इट अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। समझ में आया। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने के लिए, है ना, पूरी कोशिश कर लिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस में आपको समझाऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। आपको सिर्फ ये 2 नोट पॉइंट याद रखना है कि सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो डीसी में ट्रांजिएंट बिहेवियर के 2 स्टेटमेंट है कि आपका जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ does not allow the sudden change of current, और at the time of switching inductor act as a open circuit। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है स्विचिंग के टाइम पर।
ठीक है, ये ट्रांजिएंट की बात होगी। एक स्टडी स्टेट भी आएगा। स्टडी स्टेट जब आपको थप्पड़ पढ़ के इंप्रेशन हो चुका है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर एक नोट पॉइंट और लिखा है, स्टडी स्टेट और सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? सप्लाई अभी डीसी की बात कर रहे हैं, एसी सप्लाई नहीं। एसी पूरा पूरा टॉपिक, स्टडी स्टेट एसी टॉपिक ही अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेनेवर डीसी इज गिवन टू द इंडक्टर इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट, है ना, इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट एट स्टडी स्टेट। ये बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडक्टर तो ओपन सर्क्यूट जैसा भी बिहेव कर रहा है ना, बट वो स्विचिंग के टाइम पर। और ये कहां पे? स्टडी स्टेट। शॉर्ट सर्क्यूट कब? स्टडी स्टेट। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज करो ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, इस पे हम लोगों ने क्या किया, एक करंट सोर्स जिसका नेचर क्या है आपका? डीसी नेचर, 2 एम्पेयर का करंट सोर्स। 2 एम्पेयर डीसी का मतलब इस तरीके से, है ना, टाइम कांस्टेंट सप्लाई दे दी हम लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे यहां पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना, तो एल डी आई बाय डी टी, और वी एल इक्वल टू एल, करंट कितना है? कांस्टेंट 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो यहां पर वोल्टेज क्या हो गया? 0। और आपको मैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस वाले डिस्कशन में बता चुका हूं कि वोल्टेज 0 का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्क्यूट। शॉर्ट सर्क्यूट। वोल्टेज 0 का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्क्यूट। करंट 0 का मतलब क्या है? ओपन सर्क्यूट। देखिए करंट 0 का मतलब क्या है? ओपन सर्क्यूट। और वोल्टेज 0 का मतलब है, किसी के क्रॉस वोल्टेज 0, इसका मतलब ये क्या है? शॉर्ट सर्क्यूट। तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्क्यूट जैसा बिहेव करेगा। कब? एट स्टडी स्टेट, है ना, ठीक है। और हम ये मानते हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि जैसे हम डीसी, ये डीसी क्यों लिखा मैंने? जब भी डीसी देते हैं किसी सप्लाई में, जब भी डीसी देते हैं तो इंडक्टर कैसा शो करता है? शॉर्ट सर्क्यूट शो करता है। बट ये आपको स्टडी स्टेट बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ट्रांजिएंट में भी हमने सप्लाई तो डीसी ही दी थी ना, सप्लाई तो यहां पर भी डीसी थी और सप्लाई तो यहां पर भी डीसी है, बट यहां पर सप्लाई से अंतर नहीं पड़ रहा है ना। सप्लाई तो दोनों जगह क्या है? सेम है, डीसी है। बट आपके ट्रांजिएंट स्विचिंग के टाइम पे इंडक्टर ओपन सर्क्यूट है और स्टडी स्टेट के टाइम पे आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्क्यूट है। तो आपको ये स्टडी स्टेट बोलना जरूरी है डेफिनेशन में। समझ में आया? तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं कि एक इंडक्टर है जिसपे सप्लाई अभी कौन सी लगी है? डीसी लगी। एसी की बात ही नहीं कर रहे, एसी सेपरेट टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, तो डीसी की बात कर रहे। अब ट्रांजिएंट के टाइम पे जो इंडक्टर ये ओपन सर्क्यूट जैसा बिहेव करेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, है ना। ट्रांजिएंट मतलब स्विचिंग, है ना, ये समझिए। ट्रांजिएंट मतलब कि स्विचिंग के टाइम पे ओपन सर्क्यूट और स्टडी स्टेट के टाइम पर ये शॉर्ट सर्क्यूट जैसा एक्ट करेगा। समझ में आ गई आपको चीजें? बहुत ही इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, बहुत अलग अलग तरह के सोर्स के। अब आप बोलेंगे सर एसी सोर्स होगा तो क्या होगा? तो वो सारा का सारा जब मैं आपको एसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंबल, तो यहां पर देखिए आइडियल इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आइडियल इंडक्टर, इट इज अवर आइडियल इंडक्टर। कोई ऐसे भी बनाता है, कोई ऐसे भी बनाता है, जैसा आपको बनाना है, दैट इज आइडियल। ये दोनों क्या है? आइडियल। प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करें तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो रहेगा प्रैक्टिकल में, है ना। प्रैक्टिकल, आइडियल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि कुछ ना कुछ लॉस हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस हो। तो ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका इंडक्टेंस, तो ये आपका प्रैक्टिकल, ये क्या रहा? प्रैक्टिकल। और हाई फ्रीक्वेंसी अगर मैं मॉडल बनाऊं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो हम ये बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में कि एक लॉसी पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और साथ में एक कैपेसिटर भी रहेगा। कैपेसिटर फिजिकल कैपेसिटर नहीं है ना, फिजिकल कैपेसिटर नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बोल देते हैं, इंडक्टर। ये पूरा पूरा इंडक्टर का सिंबल है ना, पूरा इंडक्टर का, जिसमें सी है ना, और ये स्ट्रे कैपेसिटेंस। देखिए क्या होता है ना कि जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो इन टर्न्स के बीच में भी कई बार कैपेसिटेंस, जो एयर है, एयर के थ्रू क्या होता है? कैपेसिटेंस बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में। तो आर, एल और सी तीनों से डिनोट करते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिंबल है इंडक्टर का। फिजिकल, ये फिजिकल कैपेसिटर नहीं है, ये एयर के थ्रू कैपेसिटेंस बन रहा है, उसलिए मैंने डॉटेड में सिंबलाइज किया है। ये हमारा आइडियल, ये हमारा प्रैक्टिकल। तो ये रहे सिंबल। और कुछ इमेजेस भी बता देता हूं मैं इंडक्टर की,
जैसे कि एयर कोर अगर इंडक्टर होगा, एयर कोर मतलब कि लीनियर है ना, एयर कोर मतलब कि लीनियर, तो लीनियर इंडक्टर का सिंबल ऐसा रहेगा। नॉन लीनियर मतलब आयरन कोर, आयरन कोर रहेगा तो ये दो डंडे खींच देंगे जो कि ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो ये हमारा नॉन लीनियर इंडक्टर है, नॉन लीनियर इंडक्टर, ठीक है। और अगर हमें वेरिएबल आयरन कोर इंडक्टर बनाना है, बताना है, तो वो इस तरीके से सिंबल होगा। तो ये अलग अलग सिंबल है। ये वाला जो इंडक्टर है जो कि नॉन लीनियर होता है हमारा आयरन कोर के लिए, तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। ये हमारा सोलेनॉइड है ना, ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। और ये हमारा टॉरॉइडल है, यहाँ लिखा है सोलेनॉइडल, ये हमारा टॉरॉइडल है, टॉरॉइडल इंडक्टर। और ये हमारा चिप इंडक्टर है। तो अलग अलग मैंने इमेजेस, बाकी गूगल से आप ले सकते हैं इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशंस के इंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पूरा इंडक्टेंस, और पूरा इंडक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रडार हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन मोटर हो गया, ऐसी जितनी भी मोटर्स है सारी की सारी आपको कहीं ना कहीं इंडक्टेंस का रोल मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में मैं आपको मिलवा देता हूं जोसेफ हेनरी, जो इंडक्टेंस की इतनी बात कर रहे हैं, जिसकी यूनिट हेनरी है, उन शख्स का नाम पूरा है जोसेफ हेनरी। 1797 में ये जन्म लिया था इन्होंने, और 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको पढ़ने के लिए एक्सपोजर इसका डाउन कर देता हूं, बहुत अच्छे से रीड करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सपोजर डाउन कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, एक मेन बात लिखी, वो बहुत ध्यान से करना। जोसेफ हेनरी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिफोर फैराडे बट फेल टू पब्लिश हिज फाइंडिंग। इन्होंने माइकल फैराडे के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कर दिया था, बट अपने पब्लिश करने के लिए ये इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, इस वजह से इनका नाम आगे नहीं आया। ऐसे इतिहास में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही नहीं आया, जिनकी थ्योरी चुरा ली गई बहुत बार। मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ माइकल फैराडे की चुरा ली या माइकल फैराडे ने चुरा ली, ये नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी चीजों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज जिन लोगों ने की है उनका नाम ही नहीं है, और जो उस टाइम पे जो औहदे वाले लोग हुआ करते थे उनका, जिनका नाम चलता था, उनने अपने नाम पे करा ली, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी वाज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पे लिया गया, ठीक है। तो जोसेफ हेनरी के नाम पे हम लोगों ने पढ़ा है, और ये आप प्रॉपरली रीड कर लीजिए। ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, बट एक आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। मैं पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं कहां से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। इंडक्टेंस एंड इंडक्टर से स्टार्ट करी थी हमने जर्नी, ठीक है। मैं फटाफट आपको आगे बढ़ाते जाता हूं। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज के बारे में देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा L = N∅/I। उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइडल के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज, फैराडे लॉ, करंट, वोल्टेज, इन दोनों के बारे में देखा। फॉर्मूले देखे LdI/dt और I = 1/L 0 से t V/dt। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी देखा, एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजिएंट के हिसाब से 2 नोट पॉइंट लिखवाया, दोनों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। स्टडी स्टेट पे कैसे इंडक्टर बिहेव करता है वो बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद सिंबल देखे, उसके बाद हम लोगों ने और भी अलग अलग तरीके के सिंबल देखे, और फिर मैंने एप्लीकेशन बताया आपको, और उसके बाद लास्ट में जोसेफ हेनरी के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि जानना जरूरी होता है, एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या होती है। तो मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पूरी की पूरी जितना भी हम लोगों ने पैरामीटर देखे इंडक्टेंस से शुरू से लगा के आखिरी तक जो इंडक्टेंस की जर्नी चली, वैसे के वैसे कैपेसिटेंस की चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।